Today we'll be starting with chapter 9 of your part 2, that is book 2 of political science class 11. The chapter name is peace. Now in this chapter, basically what we'll be doing, we will be covering what exactly is peace होता क्या है, and why it is so delicate concept in the today's world. आज के टाइम में इतना delicate क्यों है, ठीक है. Then what we can do to establish peace, हम क्या कर सकते हैं peace को establish करने के लिए, और क्या violence लाने से peace establish हो सकती है. Even this concept will do. And what are the growing reasons, what are the reasons for growing violence in our society. हमारी society में जो violence बढ़ती जा रही है उसके basically reasons क्या हैं, ठीक है. So these will be the topics that will be covering under this chapter. Now let us begin with the introduction part first. Now in introduction, the topics like democracy, justice, human rights, peace, these are the very common and simple words. बहुत common, बहुत simple से terms है ये, जो हम अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में, हर रोज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. एक नॉर्मली हम यूज़ कर लेते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग. जो एक क्लियर मीनिंग होता है उसको जाने बिना, ओके. Then there were many political thinkers जिन्होंने पीस को नेगेटिव वे से देखा, ठीक है. एक नेगेटिवली टर्म्स में पीस को उन्होंने उनके बारे में लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस जर्मन फिलोसफर वॉज देयर हुज नेम वॉज फ्रेडरिक नीत्जे. नाउ ही ग्लोरीफाइड वॉर. ही ग्लोरीफाइड वॉर का क्या मतलब है. इनका मानना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है सोसाइटी में, जो रिवोल्ट्स है, जो लड़ाइयाँ हैं, दे फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. मतलब इन चीज़ों से सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है, हमारी सोसाइटी की ग्रोथ होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी. सो ही वॉज ऑफ दिस फीलिंग, मीन्स इनकी एक नेगेटिव सोच थी पीस को लेके, इनकी पॉजिटिव सोच थी वॉर को, वायलेंस को लेके. सिमिलरली एक इटालियन थ्योरिस्ट थे हुज नेम वॉज विल्फ्रेडो पेरिटो. उनका भी ये मानना था कि वी हैव टू यूज वायलेंस टू अचीव आवर गोल्स. हमारे जो गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए हमें वायलेंस का यूज़ तो करना ही पड़ता है. और जिसने जितनी वायलेंस यूज़ करके जिसने गोल्स अचीव कर लिए, वी कॉल देम एज लॉयंस. हम उनको लॉयन बोलते हैं, ठीक है, कि इसने बहादुरी से गोल्स अचीव किए और गोल्स अचीव करके he has achieved what he wanted, ठीक है. So he is the lion or they are the lions, fine. But इससे हम ये नहीं कहेंगे कि पीस एक नेगेटिव टर्म है, वॉर ही सब कुछ है, कॉन्फ्लिक्ट ही सब कुछ है, वायलेंस ही सब कुछ है. वी विल नॉट से दिस. देयर आर मेनी रिलीजन्स. बहुत सारे रिलीजन है, जो बहुत सारे रिलीजन की टीचिंग्स है, चाहे हिंदूज लगा लो, सिख लगा लो, क्रिश्चियंस लगा लो, ज्यूस लगा लो, इस्लाम लगा लो. कितने रिलीजन्स हैं हु से कि जिनका जो सेंट्रल टीचिंग है, ओरिजिनल इम्पॉर्टेंट टीचिंग है, इट रिवॉल्व अराउंड पीस, ठीक है. पीस क्या है उनके लिए? शांति के आसपास, पीस के आसपास उनकी जो टीचिंग्स है वो रिवॉल्व होती हैं. एंड नॉट ओनली द रिलीजन्स, हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स या आप लगा लो सोशल रिफॉर्मर्स, इवन दे आर ऑफ व्यू कि द पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडे सोसाइटी, ठीक है. आज की सोसाइटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीस, जिसमें से महात्मा गांधी, यू ऑल हैव हर्ड हिज नेम, ठीक है. तो महात्मा गांधी भी एक है जिनकी सोच ये है मॉडर्न ईरा में कि पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टाइम का. अकॉर्डिंग टू हिम, महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि आपको पता है उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी, ठीक है. कि अगर आप मूवमेंट्स करो, अगर आप रिवोल्ट्स करो, अगर आप कुछ भी करो, इवन दैट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी पीसफुल मैनर, बट बड़े पीसफुल तरीके से वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए. और जो मॉडर्न पीपल है उनका ये कहना है कि if peace is not there, then there is death of millions of human beings because of the atrocities committed by some others, ठीक है. कुछ और लोगों की गलतियों के कारण, उनकी एट्रोसाइट्स, उनकी वायलेंस के कारण, उनकी लड़ाइयों के कारण मिलियन ऑफ पीपल दे डाई, जिनका कोई कसूर भी नहीं होता, जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता उस मैटर में. सो लेट मी रिमाइंड यू ऑफ हिटलर्स नाजिज्म,
ठीक है। हिटलर के नाजिज्म में क्या था, कितने लोग मरते थे बिना किसी गलती के। सेम केस फैसिज्म था इटली में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुए, और आपको पता है जो वर्ल्ड वॉर्स थे उसमें जो 95% जितने लोग मरे उसमें से 95% दे वर द सिविलियंस, मीन्स द कॉमन पीपल। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन वॉर, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे, वो लड़ाई लड़ने वाले सोल्जर्स नहीं थे, फिर भी वो मरे, ठीक है। तो डेट इज़ वाई इस कॉन्सेप्ट को, पीस के कॉन्सेप्ट को पढ़ना, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ यू नो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुआ था। यूएसए ने इंटरफेयर किया। पहले क्या हो रहा था, जर्मनी अलग अलग कंट्रीज़ को अटैक कर रहा था, अलग अलग कंट्रीज उसको अटैक कर रहे थे। फाइनली यूएसए ने इंटरफेयर किया एंड यूएसए ड्रॉप्ड 2 bombs ऑन जापानीज सिटी दैट इज़ ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, और जिसमें इमीडिएटली 1,20,000 पीपल अराउंड दे डाइड इमीडिएटली, ठीक है। और बाकी के ये नहीं कि वो लोग मर गए वहीं पे कहानी ख़त्म, बाकी जो उनकी आने वाली जनरेशन्स थी, जो आगे जनरेशन्स आई जिनका न्यू बर्थ हुआ, इवन दे हैड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन देयर बॉडी, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स थे क्योंकि वो बॉम्ब्स की जो रेडिएशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड 95% इनमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया जो कैजुअलिटीज़ थी, जो लोग मरे थे, दे वर द कॉमन पीपल, दे वर नॉट द सोल्जर्स फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स, दे वर नॉट द पॉलिटिशियंस बिकॉज ऑफ विच द वॉर्स वर टेकिंग प्लेस, ओके। उसके बाद की बात करो, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिरा, हिटलर का सुसाइड हो गया। उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर में, ऑफ कोर्स रिगार्डिंग दिस डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, यूएसए और यूएसएसआर में दीज बिकेम 2 सुपर पावरफुल कंट्रीज, ठीक है। वेस्ट में यूएसए थी, ईस्ट में थी यूएसएसआर। अब इन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी क्योंकि 2 लीडर नहीं ना होते। हर जगह आप अपनी क्लास में लगा लो, हर किसी को लगता है मैं ही और कोई नहीं, मेरे बराबर कोई और नहीं, ठीक है। सो there is only one person who heads. Same was the case with countries. USA को लगता था हम सुपर पावरफुल है, USSR को लगता था हम सुपर पावरफुल है। USA कैपिटलिस्ट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी कैपिटलिस्ट सोच थी। कैपिटलिस्ट सोच का क्या मतलब होता है, प्राइवेट शुड बी ओन्ड, प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड प्राइवेटली, मतलब प्रॉपर्टी लोगों के कंट्रोल में ही होनी चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। यूएसएसआर सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट कह सकते हो आप उसे। कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों कंट्रीज ने दे स्टार्टेड मेकिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। और ये कहा जाता था दे आर सिटिंग ऑन द स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स, की एक स्टॉक है, एक ढेर लगा हुआ है वेपन्स का, और उसके ऊपर यूएसए और यूएसएसआर बैठे हुए जो कभी भी फूट सकता है, ठीक है। सो ये जो टाइम पीरियड है 1945 से 1990, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है कोल्ड वॉर पीरियड। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, अ पीरियड इन विच इट सीम्स कि अभी लड़ाई हुई बट लड़ाई होती नहीं, मतलब कंडीशन सिचुएशन लड़ाई वाली बनी होती है बट लड़ाई एक्चुअल में नहीं होती। सो देयर वाज वन इंसिडेंट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ अक्टूबर 1962 भी कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आ गया। इट वॉज अ डार्क एपिसोड इन अनफोल्डिंग दिस मिलिट्री कॉम्पिटिशन। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बेसिकली हुआ क्या था, डिटेल में यू विल डू इन क्लास 12th, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। क्यूबा, यू नो, इट इज़ अ स्मॉल कंट्री इन द साउथ ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के बाहर, साउथ के बाहर बेसिकली, जस्ट वेट प्लीज। Okay, so basically in Cuban Missile Crisis, now Cuba, you know, it is a small country which is south of America, और क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री थी, मतलब जो द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच यूएसएसआर इज हैविंग वही सेम गवर्नमेंट क्यूबा में थी, ठीक है। तो क्यूबा वॉज द सपोर्टर ऑफ यूएसएसआर। पूरे का पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ था, या यूएसए या यूएसएसआर। तो क्यूबा वॉज ऑन साइड ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी मिसाइल्स इंस्टॉल कर दी क्यूबा में, ताकि वो अमेरिका के ऊपर क्लोजली नज़र रख सके। अदरवाइज आपको पता है यूएसएसआर कितनी दूर है अमेरिका से। सो वो अपनी क्लोज नज़र रख सकें अमेरिका के ऊपर। जब अमेरिका के एयरप्लेन्स को, जो स्पाई प्लेन्स होते हैं, उनको इस चीज़ का पता चला
तो उन लोगों ने क्यूबा यूएसएसआर को बोला कि अपनी मिसाइल्स वापस ले लो, अदरवाइज देयर विल बी अ वॉर, तो लड़ाई हो जाएगी। तो तब सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और यूएसए ने क्या किया, जहाँ से यूएसएसआर की शिप्स आ रही थी वहाँ ब्लॉकेड लगा दिया सी में। से ब्लॉकेड का मतलब होता है उनकी शिप्स को रोकने के लिए अपनी पूरी की पूरी नेवल वहाँ पे लगा दी, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने अपनी शिप्स वापस ले ली और वो जो सिचुएशन थी वो टल गई, मीन्स वहाँ पे तब लड़ाई नहीं हुई। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और इसको एक डार्क एपिसोड बोला जाता है मिलिट्री कंपटीशन में, क्योंकि देयर वाज द कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। फाइन, सो दैट इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ ये शो करता है कि पीस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में। अगर पीस नहीं है तो द वर्ल्ड इट कैन कम टू एन एंड इन नो टाइम। ह्यूमैनिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारी आज की लाइफ है, यू नो, इट इज़ वेरी इनसिक्योर लाइफ, बिकॉज वी नो दैट वी आर फेसिंग ग्रेट थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म फ्रॉम एवरीवेयर। आपको पता है इंटरनेशनल टेररिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ है। वो टेररिज्म फैलने की वजह से हम लोगों को हर वक्त एक थ्रेट रहता है, एक ख़तरा रहता है कि कब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब ये ख़तरा रहता है तो वी कैन नॉट लिव अ पीसफुल लाइफ। सो इसलिए हमें पता चलता है कि जो पीस है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट डेंजर्स, जो भी डेंजर्स है उनके प्रेजेंट होते हुए। सो वी फील। सो नेक्स्ट वन विल कम टू द मीनिंग ऑफ पीस। पीस होता क्या है? पीस को ज़्यादातर डिस्क्राइब किया जाता है दैट इट इज़ एब्सेंस ऑफ वॉर, कि वॉर की जहाँ एब्सेंस है वहाँ पीस है। ठीक है, क्योंकि वॉर को, और मतलब आपको लगता है कि पीस की इतनी सिंपल डेफिनेशन हो सकती है कि पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर। नो, दिस डेफिनेशन इज़ वेरी मिसलीडिंग। ये हमें मिसगाइड करती है, क्योंकि वॉर क्या है? बेसिकली वॉर को हम किससे इक्वेट करते हैं कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो, हम उसी को वॉर कहते हैं ना। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली वॉर। जैसे बोस्निया में, रवांडा में बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे सिविल वॉर हुआ, मतलब कंट्री के बीच में ही लोग रिवोल्ट करते हैं, लोग लड़ाइयाँ करते हैं, तो फिर वो क्या है? ठीक है, वॉर तो हम मानते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में, बट जो कंट्रीज़ के बीच में रिवोल्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको तो हम वॉर नहीं ना बोलते हैं। सो देन व्हाट इज़ दैट? मतलब वॉर की एब्सेंस है बट फिर भी कंट्री में लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिवोल्ट हो रहे हैं, तो आप उसको पीस मानोगे क्या? नो, दैट इज़ नॉट पीस। सो वाइल एवरी वॉर लीड टू एब्सेंस ऑफ पीस, जो हर वॉर है वो वहाँ पे हम समझते हैं अगर वॉर है मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ पीस, बट एवरी एब्सेंस ऑफ पीस इज नॉट द फॉर्म ऑफ वॉर। मतलब पीस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारे रिवोल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एक हम बेटर डेफिनेशन पे आते हैं, जो पीस की बेटर डेफिनेशन है, दैट इज इट इज़ द एब्सेंस ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। पीस क्या है? पीस इज़ द एब्सेंस ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब वो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट कंट्री के बीच में भी हो सकता है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट कंट्री के बाहर भी हो सकता है। वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में आपके राइट्स भी आ जाते हैं, मजाक भी आ जाएगा, वॉर भी आ जाएगा, किसी का असैसिनेशन, किसी का मर्डर भी आ जाएगा, या किसी के ऊपर सिंपल सा फिजिकल अटैक आप कह दो वो भी आ जाएगा। ठीक है, सो विल नॉट से कि पीस एब्सेंस ऑफ वॉर है, वी विल से कि पीस का मीनिंग है एब्सेंस ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट विच कुड इंक्लूड एनी फॉर्म लाइक वॉर, रॉयट, मसाक, असैसिनेशन, या सिंपल सा फिजिकल अटैक भी हो जाए तो इवन दैट इज नोन एज सिंपल सा अटैक भी हो जाए, दैट इज नोन एज देयर इज एब्सेंस ऑफ पीस। ओके, सो वायलेंस यू नो हमारी सोसाइटी में इट इज़ रूटेड। अब हम ये नहीं कहेंगे कि नो वायलेंस बिल्कुल ही होती नहीं है, हमारी सोसाइटी के रूट्स में है, बिकॉज यू नो वी हैव सोशल इंस्टीट्यूशंस इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी कास्ट बेसिस पे बनी हुई है, जेंडर बेसिस पे बनी हुई है, क्लास बेस पे बनी हुई है। हम कितना ही कहते हैं हम लोग इक्वल है, बराबर है, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है और ये मैटर करती हैं। तो जब इन चीज़ों के ऊपर हमारी कास्ट, क्लास, जेंडर के ऊपर हमारी सोसाइटी बेस्ड है ना, तो वायलेंस डेफिनेटली अपने आप ही आ जाता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस, मीन्स जो एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब वायलेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, हाई कास्ट लो क्लास के ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, मेल फीमेल के ऊपर कर रहा है, या यू कैन से
ब्राह्मण्स शूद्रास के ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन में जो वायलेंस होती है दैट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल वायलेंस, और ये एक सबसे यू कैन से इविल रिजल्ट है वायलेंस का। फाइन, सो नाउ वी विल डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस, जो अलग अलग तरह की वायलेंस है, वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में बनी हुई है उनके बेसिस पे वायलेंस। सो फर्स्ट वन विल टेक कास्ट सिस्टम। नाउ यू नो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में अलग अलग ग्रुप्स थे, ब्राह्मण्स, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रास। जो शूद्रास थे उनको अनटचेबल्स भी बोला जाता था, या ये बोला जाता था अस्पृश्य। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को बैन कर दिया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। फाइन, बट आज भी हम देखें तो जो अनटचेबिलिटी के स्कार्स हैं, अनटचेबिलिटी के कारण जो चीज़ें हुए, या अनटचेबिलिटी किसी न किसी फॉर्म में टुडे ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, आज भी हमारी सोसाइटी में है। ठीक है, और अनटचेबिलिटी तो ये चलो आप कास्ट के बेसिस पे लगा लो। इसके अलावा यू नो हमारा जो सोशल ऑर्डर है ये देखने में लगता है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, बट इट इज़ नॉट। आज भी वी हैव ग्रेट डील ऑफ इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन, मतलब आज भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, और हाई क्लास पीपल they are using some things by which they can suppress the low class people, नीचे वाले लोगों को कहीं ना कहीं दबाते हैं। जैसे आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर लो, लेबरर्स होते हैं, उनको वेजेस मिलती हैं, वेजेस कितनी कम होती हैं, वो अपने आप ही उनको फील होने लगता है कि हम लोग सोसाइटी में कुछ भी नहीं है, और जो उनके मालिक है जो हाई क्लास है वो उनको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी इसी का हिस्सा बन जाएगा। ओके, so second form of structural violence if we talk of it is patriarchy। अब basically patriarchy क्या होता है? Fine, now patriarchy means a society in which the head of the family is a male member। ठीक है, मेल मेंबर हेड ऑफ द फैमिली होता है, और डिस्क्रिमिनेशन होती है उस सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट। वुमेन दे आर नॉट प्रोवाइडेड इक्वालिटी, क्योंकि जब हेड ही मेल को बना दिया, हेड फीमेल क्यों नहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं होती है। जैसे और इसके हम वेरियस रोल्स हम इसको कहाँ पे देखते हैं कि फीमेल फीटस अगर पता चले कि अब वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और उसका फीमेल चाइल्ड है, उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। देन नरिशमेंट और एजुकेशन के बेसिस पे गर्ल चाइल्ड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती फैमिली में जितनी बॉय को मिलती है। चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं, वाइफ बैटरिंग मतलब पीटा जाता है, डाउरी रिलेटेड क्राइम्स, ये दहेज को लेके सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन की, चाहे वर्क प्लेस है चाहे घर है, रेप होते हैं, ऑनर किलिंग्स मीन्स इफ समबडी इज अ गर्ल इज इन्वॉल्व विद अ बॉय, तो उस केस में क्या होता है कि द गर्ल इज बीइंग किल्ड बाय द फैमिली कंसिडरिंग दैट हमने अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए इसको मार दिया। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बीइंग कंसिडर्ड। उसके बाद अगर हम ये पैट्रियार्की ही बात करें, इसी का रिजल्ट है कि जो हमारी सेक्स रेशियो है इंडिया में इट इज़ क्वाइट लो, बहुत कम है। लो सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर में ही आप लगा लो कि पर 1000 मेल चाइल्ड वी हैव ओनली 919 फीमेल्स। ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट सेंसस आपको पता 2021 में होएगा, तो अभी तक का डेटा ये है, वी हैव 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसी से पता चलता है कि पैट्रियार्की जो है इट इज़ रूट कॉज ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। क्योंकि अगर किसी को दबाया जाएगा, किसको दबाया जा रहा है यहाँ पे, फीमेल्स को दबाया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तो उठेगी, कहीं ना कहीं तो भड़केगी, कहीं ना कहीं तो रिवोल्ट आएगा ना उसके माइंड में, तो रिवोल्ट एक कारण बन जाएगा वायलेंस का। थर्ड वन विल बी डूइंग रेसिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, अब रेसिज्म में बेसिकली आप यू कैन टेक इन दिस कलोनियलिज्म, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन दिस यू कैन टेक कलोनियलिज्म ऑल्सो। कलोनियलिज्म क्या है? एक कंट्री को कॉन्कर करना बाय अनदर कंट्री।
ठीक है, और उसके सारे के सारे रिसोर्सेज को भी ऑक्यूपाई करना। इट इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज। तो ये आपको पता है कितना कॉमन फिनोमिना था पहले, ठीक है, हमारी कंट्री भी इसका शिकार बनी। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पैलेस्टीन है जो, वहाँ पे इजराइल्स का डोमिनेशन है अभी भी, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और जिसकी वजह से जो कंट्रीज कॉलोनीज बन जाती थी, जैसे हम लोग बन जाते थे, वो अपने आप ही उनकी अंडर डेवलपमेंट आज तक दिखाई देती है बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियल रूलर्स आए यहाँ पे, उन्होंने सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए किया, और आज भी हम लोग दबे के दबे, मतलब वी नो डाउट हमें इंडिपेंडेंस मिला, हम डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो चीज़ें हुई 200 ईयर्स तक हमारे ऊपर रूल हुआ, उसका इफेक्ट तो आज भी कहीं ना कहीं है ना, फाइन। तो वी आर सफरिंग, और हमारे लोगों ने रिवोल्ट किए, वायलेंस की, जो एक स्ट्रक्चर वायलेंस का हिस्सा बना। अगर हम रेसिज्म एंड कम्युनिज्म की बात करें, कम्युनलिज्म मीन्स किसी भी पर्टिकुलर, रेसिज्म क्या होता है, किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर के बेस पे भी हो सकती है, वो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीग्रोस थे USA में, तो नीग्रोस के ऊपर आपको पता है कि नीग्रोस दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट पीपल इन अमेरिका। जर्मनी में आपको पता है, जर्मनी में हिटलर ने किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की, ज्यूज के अगेंस्ट, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वाइट कलर्ड पीपल दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ब्लैक कलर पीपल। तो ये सारे एग्जाम्पल है रेसिज्म और कम्युनलिज्म के। और कम्युनलिज्म खास करके इफ़ वी टॉक ऑफ इंडिया, इंडिया में कम्युनलिज्म की बहुत ज़्यादा यू कैन से प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी रिलीजन माइनॉरिटी में होता है, तो माइनॉरिटी में होने की वजह से उस रिलीजन को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय समबडी। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म। और ये सारे के सारे देयर आर द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। व्हाई दे आर द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस? बिकॉज ऑफ दीज दे आर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ये ऑलरेडी गड़े हुए हैं, जिनकी वजह से वायलेंस होता आया है और होता रहेगा आगे भी। नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग वायलेंस। अब वायलेंस को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? नाउ वायलेंस डज नॉट ओरिजिनेट मेयरली बिटवीन इंडिविजुअल साइकी। ये नहीं कि एक बंदे के दिमाग में आया वायलेंस करने का तो वो करने लगेगा। हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही, हमारी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसकी वजह से वायलेंस हो जाती है। तो वायलेंस को अगर एलिमिनेट करना है तो देयर इज़ द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। सो पीस इज़ नॉट एन एंड स्टेट। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी होके एंड में पीस मिल जाएगी। पीस एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा, इट इज़ नॉट एंड स्टेट, इट इज़ ऑन गोइंग, चलता रहेगा। एंड टाइम टू टाइम वी नीड टू टेक स्टेप्स और वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू मेंटेन इट। इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पीस आ गई, इसके बाद कभी वायलेंस आएगी नहीं, लड़ाइयाँ होंगी नहीं, आगे भी केस आ सकता है। सो इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है, ये एंड नहीं होता है। हमारे मॉरल्स और हमारे यू कैन से सिस्टम सोसाइटी का ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन वेलफेयर हो हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से अपने आप वायलेंस कहीं ना कहीं पे कम हो जाएगा। Okay, so that's all for today. We have done different kinds of structural violence, how we can eliminate violence, and then I did the introduction part of this chapter. So I hope you are clear with this.